हेलो फ्रेंड्स, आज की इस ट्रांसलेशन की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो में भी हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाया था, लेकिन वो रूल्स अलग थे, ये रूल्स अलग हैं। उन रूल्स को भी पढ़ना ज़रूरी था और इन रूल्स को भी याद करना ज़रूरी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है या कंपटीशन के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जब तक मेरे दोस्त ट्रांसलेशन को कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो कहीं पर भी अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो ये बेस है, ये ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, जितनी भी अभी तक पीछे 3 क्लास हुई हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसकी जो पहचान है वो मैंने सभी वीडियो में आपको बताई है। क्योंकि बार बार जो है एक बात को आप पढ़ते हो, लिखते हो, सुनते हो, बोलते हो, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तभी तो आप उसको इन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, तो बेसिक बात इस टेंस के सेंटेंसेस की ये होती है कि इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में होना पाया जाता है। ठीक है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में कार्य जो है वर्तमान समय में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी के सेंटेंस होंगे, तो यदि उनके लास्ट में इस तरह से कुछ आ जाए, ता आ जाए, ती आ जाए, ते आ जाए, ता हूँ आ जाए, तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और एक बात मैं अभी आपको बता के चलूँ कि जब इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो है कि अंग्रेजी इज, हूँ की अंग्रेजी एम, या हैं की अंग्रेजी आर नहीं लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या, यहाँ पे सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द क्या की बात हो रही है। प्रश्नवाचक शब्द तो और भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे क्या की बात कर रहे हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ठीक है, या कोई अन्य बहुवचन करता हो, तो समझ रहे हो ना। अगर किसी सेंटेंस में ये 2 कंडीशन हैं कि एक तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में है और दूसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट बहुवचन है, तो आपको इस नियम को अप्लाई वहाँ पे कर देना है कि सबसे पहले तो आपको डू का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना बताया था, तो वहाँ पे कंडीशन होती थी कि क्या शब्द वाक्य के शुरू में होना पाया जाए और सब्जेक्ट जो है एक वचन हो। यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्या शब्द वाक्य के शुरू में होना पाया जाए और सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखो, ये 2 एग्जाम्पल मैंने इस रूल पे बेस्ड लिखे हैं। क्या तुम रमेश की सहायता करते हो? तो इस सेंटेंस में जो 2 हमने कंडीशन बताई थी कि एक तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, तो आप देख रहे हो कि क्या शब्द जो है वो वाक्य के शुरू में आ गया है। दूसरा कंडीशन हमने बताई थी कि सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, और तुम क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है, अगर तुम हमारे सामने अकेले भी बैठे हो, हालांकि तुम एक व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी यू को जो है बहुवचन मान के ही ट्रीट किया जाता है। तो जब ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो इस नियम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले डू लिखते हैं, तो डू लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या तुम सब्जेक्ट है, तो तुम की अंग्रेजी यू लिख दी।
उसके बाद बोल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, क्रिया क्या हो रही है, क्या तुम रमेश की सहायता करते हो, सहायता करने की क्रिया हो रही ना। तो सहायता करने को अंग्रेजी में कहते हैं हेल्प। तो डू यू हेल्प, उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है रमेश, तो रमेश लिख दिया। डू यू हेल्प रमेश, क्या तुम रमेश की सहायता करते हो। और क्या की अंग्रेजी लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे फिर है ही नहीं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है। अच्छा ये बताओ कि कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्या वे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ भी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। क्या शब्द भी वाक्य के शुरू में आ रहा है और सब्जेक्ट भी बहुवचन है। भाई ये लड़के, एक लड़के से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है ना, तो जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो बहुवचन हो जाता है ना। तो क्या ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं। डू दीज बॉयज़ प्ले क्रिकेट। ठीक है, डू दीज इसी नियम पे चल रहे हैं। देखो डू लिख दिया शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे केवल लड़के नहीं है बल्कि ये लड़के एक साथ लिखेंगे। तो ये की अंग्रेजी होती है दीज और बे की अंग्रेजी होती है दोज। तो दीज बॉयज़, ये लड़के। उसके बाद आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। और उसके बाद आना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बचा, क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे लिख दिया, बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। तो क्या ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं, अर्थात डू दीज बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब नेक्स्ट नियम को समझ लेते हैं। केवल 3 ही रूल है, एक समझ लिया, 2 को और समझ ले रहे हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। तो जब ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं, अर्थात शुरू में ना हो बल्कि शुरू के बाद कहीं भी हो, तथा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई अन्य बहुवचन करता हो, तो एक कंडीशन तो यहाँ पे सेम ही है कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन करता हो। बस एक कंडीशन चेंज हुई है कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये कहीं वाक्य के बीच में हो, शुरू में ना हो। अभी जो हमने रूल पढ़ा था उसमें क्या वर्ड को शुरू में लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या को शुरू में नहीं लेंगे, कोई एक वर्ड जो है वाक्य के बीच में होगा और उसके बाद सब्जेक्ट जो है बहुवचन होगा। तो फिर इस नियम को अप्लाई करेंगे। आई वर्ड का मतलब है इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद फिर डू का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, तुम कहाँ रहते हो। बहुत ही कॉमन सी बात है, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन जो अभी हमने नियम में बताई थी वो फुलफिल हो रही हैं। भाई इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है इस वाक्य में, तो वो वाक्य के बीच में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा है, शुरू में तो तुम आ रहा है। तो कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है और सब्जेक्ट यहाँ पे तुम, अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन हो और इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो आपको इस नियम को अप्लाई कर देना होता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर, तो यहाँ पे हमने वेयर लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू, तो डू लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है तुम की अंग्रेजी यू लिख दी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें रहना, तो रहने की अंग्रेजी हो गई लिव, वेयर डू यू लिव। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वेयर डू यू लिव, इतना सा तो है। दूसरा सेंटेंस देखो, हम सुबह सुबह टहलने क्यों जाते हैं, है नी। भाई जनरली पूछ लेते हैं, किसी को पता नहीं होता है तो, कि हम सुबह सुबह टहलने क्यों जाते हैं, तो किस तरह से इसको ट्रांसलेट करोगे। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों आ रहा है, ठीक है, और सब्जेक्ट आ रहा है हम,
और हम क्या होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन सब्जेक्ट होता है ना, एक से अधिक का सेंस जाता है। तो फिर इस नियम को अप्लाई करेंगे, अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में लिखेंगे और इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी शुरू में लिख देंगे वाई, है नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू, तो फिर हमने लिख दिया डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वेयर, सॉरी हम, तो हम की अंग्रेजी लिख दी वी। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, टहलना या जाना, तो यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो जाना है, ठीक है। तो जाने की अंग्रेजी लिख दी गो, वाई डू वी गो, टहलने, फॉर ए वॉक, है नी, वॉक के लिए। और फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बचा, इन द मॉर्निंग, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट ही इसको मान के चलेंगे, अन्य शब्द, इन द मॉर्निंग सुबह में। तो वाई डू वी गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह सुबह घूमने क्यों जाते हैं। अब सुबह सुबह हिंदी में आ रहा तो इंग्लिश में मॉर्निंग मॉर्निंग तो लिखेंगे नहीं, केवल मॉर्निंग लिखने से ही हो जाएगा। तो वाई डू वी गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। अभी पता है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए काम ये भी कर सकते हो आप कि सुबह सुबह के समय जो एक्टिविटी आप करते हो तो उसके 10-5 सेंटेंस अपने मन में सोचो हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अब एक लास्ट नियम ये आता है और इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। ये नियम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब आप समझते हो, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक और नेगेटिव का मतलब होता है निषेधात्मक या नकारात्मक। तो जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी कि उसमें प्रश्न भी पूछा जाए और उसमें नहीं शब्द भी आ जाए, तो तब आप उस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करोगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। समझ गए कि जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लिख देंगे, बस इतना ही काम करना है। एग्जाम्पल से समझ लो, बे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो देखो क्यों ने तो इस सेंटेंस को बना दिया इंट्रोगेटिव और नहीं ने इसको बना दिया नेगेटिव, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो जब वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता था तो नियम अप्लाई होता था कि सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिखते थे, तो क्यों की अंग्रेजी लिख दे वाई। उसके बाद हम लिखते थे डू, तो लिख दिया डू, ऐसे ही तो बना रहे थे अभी पीछे, इस तरह से ट्रांसलेशन चल रही थी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते थे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे की अंग्रेजी होती है दे, तो वाई डू दे। अब नियम कह रहा है ये कि सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देते हैं, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे नोट लिख दो, ठीक है। तो नोट लिख दिया, वाई डू दे नोट, और उसके बाद आ जाएगी वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है गो, वाई डू दे नोट गो टू स्कूल, ठीक है, सिंपल। तो समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ, वाई डू दे नोट गो टू स्कूल। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, तुम रोज अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो। तुम रोज अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो, किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्यों आ रहा है, जिसने इसको इंट्रोगेटिव बनाया, नहीं आ रहा है, इसने नेगेटिव बना दिया। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, लिख दी वाई। उसके बाद लिखेंगे डू, तो लिख दिया डू। इसी तरह चल रहा था ना अभी पिछले सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है तुम की अंग्रेजी होती है यू लिख दिया। उसके बाद फिर अभी नियम कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, तुम रोज अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो। पूरा करना जो है वो वर्ब है, तो पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट होती है। उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का हो गया अपना काम,
तो अपने काम की हो गई योर वर्क, और रोज़ की अंग्रेजी आ गई डेली। भाई अपने की अंग्रेजी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट यू है तो योर आएगी, वी होता तो अवर आती, दे होता तो दियर आती, है नहीं, इस तरह से करके होता है ना। तो वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क डेली, तो इस तरह से करके ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इन्हीं ये 3 रूल हमने आपको यहाँ पे बताए, और 3 रूल पे आधारित ये 3 ही सेंटेंस हम आपकी एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर ये रूल आपको समझ में आ गए हों, या ऑलरेडी आपको अगर ये रूल आते हों, तो आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताओ। क्या तुम हॉकी खेलते हो? ठीक है, बहुत सिंपल है, ट्रांसलेट करके लिखो कमेंट बॉक्स में। ये लड़कियां कक्षा में शोर क्यों मचाती हैं? इसको भी ट्रांसलेट करना। बे तुम्हारी, ये तुम्हारी 2 जगह मुझसे लिखा गया है, तो आप इसको एक ही जगह समझ लेना, इसको कर दो कट। बे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो इन 3 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करना, तो फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हमें भी लगेगा कि यार आप जो है मतलब सीरियसली इन ट्रांसलेशन की क्लासेस को वॉच कर रहे हो।